हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और डी एग्ज़ाम के लिए आज हम देखने वाले हैं वर्ब की क्लास को। इससे पहले मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच और टेंसेस की क्लास ले ली है और इंग्लिश की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर देखें। इसके अलावा अपने इस चैनल पर मैंने आपको 25 नंबर की कंप्लीट टॉप 26 टॉपिक वाली जीके जीएस करा रखी है और हिंदी के मैंने आपको 10-10 मिनट के 16 लेक्चर दे रखे हैं, वो भी आप जाकर देखें, ठीक है। और इंग्लिश क्लास जैसी हमारी कंप्लीट होती है उसके बाद मैं आपको 10 फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज भी कराने वाला हूँ, ठीक है। और अलग अलग भी मैं आपको टेस्ट कराऊंगा। इसके अलावा इन सब की पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। वहाँ पे मैं ये सब टेलीग्राम पे अपनी पीडीएफ वगैरह डाल देता हूँ। उसके अलावा अन्य पिक्स रिवीजन वगैरह भी उस पर देता रहता हूँ, ठीक है। और आज की जो क्लास है हमारी वर्ब की, मैंने आपको जब पूरी लिस्ट दी थी सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपकी इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही वर्ब्स वाला है। और इसके बाद आपको पता है जो पैराग्राफ से जो आता है गद्यांश वाला इंग्लिश में, उससे भी 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो सिंगल टॉपिक्स थे उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यही वर्ब वाला है। आज की इस एक क्लास को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं जो जो चीज़ें बताऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे, उनको आप नोट डाउन करना या आप टेलीग्राम पे पीडीएफ ले लेना, उससे रिवाइज करते रहना। क्योंकि आज की इस एक सिंगल क्लास से आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर के सवाल मिलने वाले हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप लोग अगर आज की क्लास अच्छे से देखेंगे, एक एक चीज़ याद रखेंगे, तो कम से कम 5 नंबर आप एग्ज़ाम में इंग्लिश के केवल आज की क्लास से सही कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं बताऊँगा कहाँ से क्वेश्चन बनेगा ये बात को, लेकिन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है वर्ब्स के बारे में थोड़ा सा, ठीक। वर्ब आपको पता है क्रिया होती है, में अब क्रियाओं के प्रकार होते हैं। देखो 6 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब होते हैं। तो वर्ब के 6 अलग अलग टॉपिक होते हैं, जैसे एक्शन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, स्टैटिक वर्ब और फ्रेजल वर्ब। आपके एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से, मॉडल वर्ब से, फ्रेजल वर्ब से, ठीक है। देखिए अब ये वर्ब्स होती क्या है, मैं भी आपको इनमें अंतर भी बताऊँगा कैसे क्या होता है, ठीक है। तो उनको हम सबसे पहले चलिए देखते हैं। तो यहाँ में हम इन सब में प्रकार देख रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ये दिखाऊं इससे पहले मैं थोड़ा सा वर्ब्स का कैटेगराइजेशन आपको समझाता हूँ, ठीक है। आप सबने पढ़ा होगा, मतलब 12th और 10th के समय में जो वर्ब्स पढ़ी होंगी उसमें आप सबने पढ़ा होगा कि वर्ब के 2 रूप होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। तो जैसे वर्ब का वर्ब हो गया, वर्ब के 2 रूप होते हैं, एक तो होता है आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी मेन वर्ब, ठीक है। और मेन वर्ब आप सबने पढ़ी होगी, मेन वर्ब आपकी जो वही वाली होती थी, क्योंकि कोई भी सेंटेंस है उसमें जो मेन क्रिया हो रही होती थी। जैसे मैं बोलूँ राम ईट्स, तो राम जो खाता है वो ईट है, वो मेन क्रिया है, ठीक है। सीता राइट्स, तो जो राइट्स है लिखना वो मेन क्रिया है। लेकिन जो इज एम आर बीच में जो डू डज ये सब लगता है, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इसके अलावा मेन वर्ब तो आपकी जो मेन क्रिया हो रही होती वो होती है। तो आपकी मेन वर्ब तो आपको पता चल गई। अब जो आपके लिए बचती है हेल्पिंग वर्ब, इसी हेल्पिंग वर्ब को हम कह देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। और इसी ऑक्सिलरी मतलब इसको नहीं कहते हैं, लेकिन एक मोटा मोटी आप डिफरेंशिएशन समझिए। और इसी हेल्पिंग वर्ब की जो कैटेगराइजेशन होती है वो इसमें होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी में, ठीक है। तो अब मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी में अंतर क्या होता है, देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी में आती है बी की फॉर्म। जैसे बी के अंतर्गत क्या आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो आज जान लें। ये जो हम इज एम आर वाज वेयर पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब बी की कहीं ना कहीं फॉर्म्स होती है। बी का ही मतलब होता है, यानी कि बी का सिंपल सा मतलब ही है या होता टाइप से होता है, और इसीलिए इज एम आर वाज वर ये सब इसी की फॉर्म है। अब इसी तरह डू की अगर फॉर्म है, डू में आता है डज, डू और डिड। हैव की में जाएँ तो हैज़, हैव और हैड खुद आ जाता है। ये तो सारी की सारी क्या हो गई, प्राइमरी ऑक्सिलरी। आपके एग्जाम में ग्रुप सी में नहीं तो नहीं, अगर यहाँ से पेपर में मतलब प्रश्न बनने की संभावना रही तो वो प्रश्न पूछेगा ग्रुप डी में। और वो क्वेश्चन कौन सा आएगा, वो पूछेगा सिंपल सा कि निम्न में से कौन सी प्राइमरी ऑक्सिलरी है, वो मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन दे रहेगा, ठीक है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी आपको ऐसे रट लेना है, इज एम आर, डू डज डिड और हैज़ हैव हैड, ये सारी जो हैं आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं। मॉडल ऑक्सिलरी की बात करें तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये सब आपकी होती हैं मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। एक सेमी मतलब मॉडल का भी टर्म होता है, सेमी मॉडल में आ जाते हैं, जैसे नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू हम नहीं बोलते हैं, ये सब आपकी सेमी मॉडल। तो ओवरऑल आपको ये मॉडल में ही आती हैं। तो याद रखना कैन, कुड, मे, माइट, शुड, विड, विल, वुड, मस्ट, ये सब आपकी ऑट टू आपकी आ जाती मॉडल वर्ब में। तो प्राइमरी और मॉडल में इतना अंतर है, यही आपको जानना है, ठीक है। अब हम
अगर ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो अभी हमने क्या देखा, हेल्पिंग वर्ब का ही एक रूप ऑक्सिलरी वर्ब होता है। और ऑक्सिलरी वर्ब में मॉडल और ये वाली जो आपकी थी, कौन सी थी, प्राइमरी, हाँ मॉडल और प्राइमरी, वो दोनों के दोनों आती हैं। तो ये सारी आप देख सकते हैं, एजएमआर, वाज, वेयर, बीइंग, बीन, बी, हैव, हैड, डिड, शैल, शुड, वुड, मतलब ये सारी टाइप की जो लिखी हुई हैं आप देख पा रहे हैं, ये सारी आपकी कहीं ना कहीं ऑक्सिलरी वर्ब में आती हैं। तो ये प्राइमरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब को आप अंतर समझ पाएँ। अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ वर्ब देख लेते हैं। जैसे हमने एक्शन की बात की, जो 6 वर्ब दिखाई थी, रिफर्स टू फिजिकल एक्शन दैट आर परफॉर्म्ड विद बॉडीज और ऑब्जेक्ट। तो अगर हम कुछ फिजिकल वर्क करते हैं अपनी बॉडी से, ऑब्जेक्ट से, उसके लिए एक्शन वर्ब कही जाती है, यानी कि जिसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। जैसे रन, हम भाग रहे हैं तो बॉडी से कोई ना कोई एक्शन कर रहे हैं भागने का, ठीक है। स्विम, स्विम में भी एक्शन वर्ब आएगा। हेल्प, किसी की हेल्प आप करोगे, ये कहीं ना कहीं आप परफॉर्म कर रहे हो। और कैट्स चेज माइस, यानी कि जो बिल्लियाँ होती हैं चूहे का पीछा करती हैं, उसमें भी एक्शन हो रहा है, तो ये एक्शन वर्ब कही जाती हैं। स्टेटिव वर्ब क्या होता है, डिस्क्राइब थिंग्स लाइक क्वालिटीज़, स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस, ओपिनियन, बैलेंस एंड इमोशन। तो जब आप किसी की क्वालिटी बताएं, उसके एग्जिस्टेंस की बात करें, ओपिनियन दें, बिलीफ्स और इमोशन की बात करें, तो वहाँ पे स्टेटिव वर्ब आती है। जैसे लव, किसी को प्रेम करना, ये स्टेटिव वर्ब में आएगा। वांट, ओन, द मेंशन हैज़ 5 बाथरूम, ठीक है। तो ये सब टाइप की जब बातें हों तो कहीं ना कहीं आप स्टेटिव वर्ब की बात करते हैं। फिर एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो ए वर्ब दैट इज एक्म्प्लेन्ड बाई ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस। तो सेंटेंस में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो ट्रांजिटिव वर्ब कहती है। जैसे लियोनार्डो एट ए डिलीशियस और पेपरल पिज़्ज़ा। तो अगर पिज़्ज़ा आप डिलीशियस खा रहे हैं तो डायरेक्ट बात की जा रही है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम अगला देखते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब होता है ए वर्ब दैट इज़ नॉट यूज विद ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एयरप्लेन फ्लाई, तो ये एयरप्लेन जो है वो उड़ रहा है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब में आएगा, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल ज़्यादातर लिखे हुए हैं, इस यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सिर्फ बेसिक मैं समझा रहा हूँ आपको समझने के लिए। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा वो अभी मैं कराता हूँ। लिंकिंग वर्ब होती है, जैसे बी, बिकम, सीम, ये सब कहीं ना कहीं सेंटेंस को लिंक कर रहे होते हैं। हेल्पिंग वर्ब आप ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हमने आपको अभी बताया, तो उसमें बी, हैव, डू, हैज़, ये सब वाली बताई थी मैंने आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं आप में वहाँ को लेकर के जहाँ आपके एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन, और क्या क्या उसके रहते हैं रूल्स, वो आपको एकदम से रट लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम उसमें सबसे पहले फ्रेजल वर्ब के रूल देखेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाला नहीं है, कुछ चीज़ें रटने वाली वो आपको रटनी ही पड़ेंगी। जैसे नंबर 1 क्या है, कम अक्रॉस। इसका सिंपल सा मतलब है अक्रॉस के साथ हमें, मतलब कम के साथ हमेशा, मतलब अक्रॉस के पहले हमेशा कम आएगा, ये आप याद रखेंगे। वाइल क्लीनिंग द एटिक शी केम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो, ही केम अक्रॉस एज वेरी कॉन्फिडेंट इन इंटरव्यू। तो इससे आपको क्या समझ आया, इससे आपको ये समझ आया कम के बाद अक्रॉस ही आएगा। कॉल के बाद हमेशा ऑफ आएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। वर्क के बाद हमेशा आउट आएगा। एवरीथिंग वर्कआउट इन द एंड, लास्ट में हम बोलते हैं ना कि एवरीथिंग वर्कआउट, लास्ट में सब सही हो जाता है, तो वहाँ पे आउट आता है। तो वर्क के साथ आउट आता है, कॉल के साथ ऑफ आता है, और कम के साथ क्रैश आता है। अब आप जब मतलब एरर वाले क्वेश्चन कर रहे होंगे, आपके एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो एरर वगैरह में यहीं से गलत होगा। अब कम के साथ वो मतलब क्रॉस ना लिख के कुछ और दे देगा, ठीक है। जैसे सी केम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो, ठीक है। अब वहाँ पे सी केम इन लिख देगा, सी केम अपॉन लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, तो याद रखिएगा, तो वो गलत हो जाएगा। इस टाइप से आपको छांटना है। फिर जैसे लुक फॉरवर्ड टू, जब हम आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, तो लुक फॉरवर्ड हम जब आगे देखने का हमेशा बात करते हैं तो लुकिंग फॉरवर्ड या लुक फॉरवर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, लुकिंग का लुकिंग भी हो सकता है, लेकिन फॉरवर्ड जरूर आएगा। तो लुक के बाद हमेशा फॉरवर्ड आएगा, ड्रॉप के बाद हमेशा बाई आएगा, ये आप याद रखेंगे, और कैच के बाद हमेशा अप आएगा। तो यही चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। अगर ये सब आप वर्ब में याद कर लेंगे तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने। तो अब ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप बार बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या टेलीग्राम से जुड़ जाएं, मैं PDF डाल दूंगा। मैंने जो शुरुआत में चीज़ें बताई वो सिर्फ समझने के लिए थी, थोड़ा बहुत मतलब बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि कम के बाद क्रॉस, कॉल के बाद ऑफ, वर्क के बाद आउट, लुक फॉरवर्ड के बाद मतलब लुक के बाद फॉरवर्ड टू, ड्रॉप के बाद बाई, और कैचअप के बाद मतलब कैच के बाद हमेशा अब आएगा। अब फ्रेजल वर्ब को हम कुछ और देखते हैं विद रीड, पढ़ने के साथ साथ, ठीक है। जैसे पिक के बाद हमेशा आप आता है, तो पिकअप हम नहीं बोलते हैं। लिफ्ट समथिंग फ्रॉम द ग्राउंड और कलेक्ट समन, अगर आपको ग्राउंड से कुछ उठाना है या कुछ कलेक्ट करना है तो वहाँ पे पिक के बाद हमेशा अप आता है, ठीक है। पिक डाउन कभी भी नहीं आता, याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल है, कैन यू पिकअप द किड्स फ्रॉम स्कूल, जैसे आप बच्चों को स्कूल से लाते हैं तो उसके लिए हमेशा पिकअप होता है, ये नहीं बोलेंगे कैच यू पिक इन या पिकअप पिक डाउन, ऐसा कुछ नहीं, हमेशा पिक के बाद अप मतलब आएगा अप।
जैसे टर्न ऑफ, टर्न के बाद हमेशा ऑफ आता है। टू स्टॉप ए मशीन और लाइट, जब भी कभी किसी मशीन की बात होगी, याद रखिए यहाँ पे मशीन का मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट की बात होगी या फिर लाइट बंद करने की बात होगी तो वहाँ पे हमेशा टर्न ऑफ बोला जाता है, ठीक है। सिंपल सा, जैसे हम बोलते हैं कि स्विच ऑफ, तो स्विच खाली ऑफ नहीं बोला जाता, स्विच टर्न ऑफ बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव, जब आप घर छोड़ें, घर से जाएं तो हमेशा लाइट को ऑफ करके जाएं। तो इसके लिए याद रखिएगा, तो ये नहीं बोल देंगे कि स्विच ऑफ करके जाएं, नहीं, लाइट स्विच टर्न ऑफ बोलेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए टर्न के बाद ऑफ आएगा, पिक के बाद ऑफ आएगा, इसी तरह पुट के बाद ऑन आएगा, ठीक है। टू वियर क्लोथ्स और एसेसरी, ठीक है, तो जैसे कपड़े पहनना उसको हम बोलते हैं पुट ऑन करना, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिए पुट के बाद ऑन आता है, ठीक है। इसी तरह लुक के बाद फॉर आएगा, अभी हमने क्या देखा था, लुक फॉरवर्ड, तो जब आगे देखने की बात हो, कुछ भी फ्यूचर से रिलेटेड बात हो रही है तो लुक फॉरवर्ड आएगा। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं या कोई व्यक्ति को सर्च कर रहे हैं तो हमेशा लुक फॉर होता है। जब भी फ्यूचर की बात होगी, फ्यूचरिस्टिक, तो लुक फॉरवर्ड होगा। लेकिन जब भी बात हो रही हो किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, तो लुक फॉर होता है, ठीक है। जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई कीज़, हैव यू सीन देम, तो आई एम लुकिंग फॉर माई कीज़, तो मैं अपनी कीज़ को ढूंढ रहा हूँ, तो यहाँ पे लुक फॉरवर्ड थोड़ी होगा क्योंकि फ्यूचर की बात इसमें, मतलब फ्यूचरिस्टिक बात नहीं हो रही, मैं अपनी मेरी कीज़ बह रही, मैं सिंपल सा ढूंढ रहा हूँ, तो उसमें आएगा लुक फॉर। इसी तरह गिव के बाद हमेशा आप आता है, टू स्टॉप ट्राइंग और क्विट, ठीक है। तो गिव अप का मतलब होता है, आपको पता है, आप जब कोई चीज़ छोड़ देते हैं, मतलब थक करते करते हार जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम गिव अप, ठीक है। जैसे नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम। इसी तरह एक होता है रन आउट ऑफ, रन आउट का मतलब होता है टू यूज़ ऑल द समथिंग टू देयर इज़ नॉन लेफ्ट, ठीक है। वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, कैन यू बाई सम, ठीक है। तो रन के बाद हमेशा आउट ऑफ आता है, ये आप याद रखेंगे, रन के बाद आउट ऑफ आएगा, ठीक है। तो ये सारे जो रूल्स हैं ये आप अच्छे से देखते चलिए, लिख के चलिए। अब कुछ स्पोर्ट की फ्रेजर वर्ब होती हैं, इनको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड फ्रेजर वर्ब, जैसे स्पोर्ट में वर्म के बाद हमेशा आप हम बोलते हैं ना कि वार्म अप करना है, ठीक है। टू इंगेज ए लाइट एक्सरसाइज टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर द इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, तो हमेशा याद रखिए फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे लाइट वाली हो चाहे इंटेंस वाली हो, हमेशा वार्म अप आता है। और वर्क के बाद आउट आता है, आपने पढ़ा होगा। टू एक्सरसाइज पर्टिकुलरली इन जिम टू इम्प्रूव फिटनेस और स्ट्रेंथ, हमने क्या देखा है, जैसे कोई सेंटेंस लिखा होगा उसमें बात जिम की या एक्सरसाइज की, इन सब की बात कर रहा होगा, लेकिन वर्क के साथ इन लिख देगा या कोई और भी प्रीपोजिशन जोड़ देगा, ठीक है। तो उसमें याद रखिएगा वर्क के बाद हमेशा आउट आएगा। एग्जाम्पल के लिए, आई वर्क आउट एट द जिम 5 days ए वीक, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल लिखेंगे। अब यहाँ पे वर्कआउट ना लिख के कुछ और लिख देगा। हालांकि ये आउट कहाँ पे लगेगा, आप कहाँ पे लगेगा, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन वाली, मैं इसके जस्ट बाद जो हमारी क्लास आएगी प्रीपोजिशन की, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन वाली क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो वर्ब और प्रीपोजिशन की क्लास देख लीजिएगा, सिंपल टेंसेस वाली। मैं आपको मतलब 8-10 क्लासेस में इंग्लिश कंप्लीट करा दूंगा। आपके में एग्जाम में जो भी 25 क्वेश्चन आएंगे उससे बाहर नहीं आएंगे, अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से कंज्यूम कर पाते हैं, याद कर पाते हैं, ठीक है। अब जैसे किक ऑफ, किक के बाद हमेशा ऑफ आता, ऑफ ये वाला ऑफ नहीं आता, OFF वाला ऑफ आता है, ठीक है। किक ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट, स्पेशली यूज्ड इन सॉकर टू डोनेट द स्टार्ट ऑफ ए गेम ऑफ द स्टार्ट टू सेकेंड हाफ। सॉकर आपको पता है जो फुटबॉल का गेम होता है, ठीक है। द मैच किक ऑफ एट 3 PM, मतलब कोई भी गेम अगर स्टार्ट करने की बात है, और स्पेशली जब फुटबॉल गेम की बात है, मतलब किक ऑफ का सिंपल सा मतलब होता है पैर से जो गेम खेले जाते हैं, उसमें चूंकि फुटबॉल में पैर से मारी जाती है फुटबॉल, ठीक है। तो उस गेम को स्टार्ट करने के लिए जब यूज होता है किक, तो हमेशा किक के बाद ऑफ आता है, और वो भी याद रखिएगा OFF वाला ऑफ आता है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंपल सा मतलब जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सिंपल से OF वाला ऑफ होता है, उसको आप लोग सही मार देते हैं, ठीक है। तो वो सही यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, विंड डाउन। विंड डाउन सिंपल सा मतलब होता है ग्रेजुअली रिलैक्स आफ्टर ए पीरियड ऑफ एक्साइटमेंट और टेंशन आफ्टर ए गेम और स्पोर्ट सीजन, ठीक है। होता क्या है, जैसे आप गेम खेल रहे हैं, आपका गेम चल रहा है, उसके बाद बीच बीच में आप जो रिलैक्स लेते हैं, जो थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो टर्म होता है विंड डाउन। लेकिन वो लिख देगा विंड अप लिख देगा, विंड आउट लिख देगा, विंड ऑफ लिख देगा, लेकिन आप याद रखेंगे विंड के साथ हमेशा डाउन आएगा। खेल के बीच में जो गैप होता है, उन गैप में जो आप आराम करते हैं उसके लिए विंड डाउन वर्ड यूज होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन हिंदी वाला भी कर लें अगर हिंदी इंग्लिश में याद ना रहे तो। अब कुछ होती हैं रिलेशनशिप की फ्रेजल वर्ब, इसमें क्या होता है, जैसे गेट बैक टुगेदर, ठीक है।
अब टू रिज्यूम ए रोमांटिक रिलेशनशिप आफ्टर ब्रेकिंग अप, जैसे ब्रेकअप हो जाता है उसके बाद अगर पैचअप दोबारा होता है या पैचअप जैसी बातें होती हैं, ये आप लोग अच्छे से याद करेंगे, तो उसमें गेट बैक के बाद हमेशा टुगेदर आता है, ये आप याद रखेंगे। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स अपार्ट दे गॉट बैक टुगेदर, आफ्टर मतलब कई महीनों के अलग रहने के बाद दे गॉट बैक टुगेदर, वो एक साथ आए। तो यहाँ पे दे गॉट बैक सिंपल सा नहीं आएगा, उसके बाद टुगेदर लगना बहुत ज़रूरी है, आप याद रखेंगे। फिर एक गो आउट विद टू डेट समवन, अगर आप किसी को डेट करने जा रहे हैं तो हमेशा गो आउट के बाद याद रखिएगा विद जरूर ही लगेगा। अगर गो आउट के बाद कुछ भी और लग जाए विद के अलावा तो गलत हो जाएगा डेट करने के लिए, ठीक है। शी इज़ बीन गोइंग टू आउट ऑफ विद हिम फॉर ए कपल ऑफ मंथ नाउ, ठीक है। गो थ्रू टू एडोर और एक्सपीरियंस स्पेशली समथिंग चैलेंजिंग इन ए रिलेशनशिप, ठीक है। तो याद रखिएगा एंड्योर लिखा हुआ ऑफ एक्सपीरियंस, तो चैलेंजिंग रिलेशनशिप की जब हमेशा बात होगी तो याद रखिएगा वहाँ हमेशा गो थ्रू लगेगा, ठीक है। दे हैव गॉन थ्रू ए लॉट टुगेदर विच हैज ओनली मेड देयर बॉन्ड टुगेदर, ठीक है। याद रखिए फॉल आउट टू हैव डिसएग्रीमेंट दैट लीड्स ए रिलेशनशिप स्ट्रेन, ठीक है। तो याद रखिएगा आप रिलेशनशिप से जब भी बाहर आते हैं, ठीक है, डिसएग्रीमेंट के आधार पे, तो वहाँ पे हमेशा फॉल के बाद आउट लगता है, फॉल इन नहीं लगता है। फॉल इन तो जब आप प्यार में पड़ते हैं तो उसके लिए लगता है ना। अब फिर है सेटल डाउन टू बिकम स्टेबल इज ओन लाइफ, तो आप अगर अपनी लाइफ में जैसे रिलेशनशिप चल रहा है लेकिन उसके अलावा आप अलग हो रहे हैं, ठीक है, उस पर अगर आप अपनी लाइफ में ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेटल डाउन, एक वर्ड होता है, ठीक है। गो अपार्ट टू ग्रेजुअली बिकम लेस क्लोज टू समवन, तो आप धीरे धीरे जब किसी के पास जाते हैं उसको ग्रो अपार्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे धीरे धीरे अगर आप किसी के पास जा रहे हैं मतलब उसको बोलते हैं ना, जो धीरे धीरे स्लोली जो प्यार होता है उसमें हमेशा ग्रो अपार्ट बोला जाता है उसको, ठीक है। सिंपल सा ग्रो अप, ग्रो डाउन, ग्रो इन, ग्रो ऑन, ग्रो अप नहीं होगा, ग्रो अपार्ट आएगा तभी वो सही माना जाएगा। तो ये सब जो वर्ड्स हैं इनको आप अच्छे से याद कर लें। अब यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशनल वर्ब लिखी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस फॉर्म में है, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन में गारंटी दे रहा हूँ सिर्फ इसी एक पन्ने से आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना कि इसके बाद क्या आएगा, और इनको आप अभी से स्क्रीनशॉट ले लो, रोज़ सुबह उठ के एक बार इसको देख लिया करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि प्रीपोजिशनल वर्ब्स में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, रोज़ खोलो सुबह उठ के अपनी चाय नाश्ते के साथ इस एक पेज को पढ़ डालो, रोज़ पढ़ डालो, एग्जाम तक आप 20 बार पढ़ लोगे, एग्जाम तक आपको ये याद हो जाएंगी। जैसे क्या याद रखना है कि अकाउंट के बाद हमेशा फार आएगा, एग्री के बाद विद आएगा, एपोलोजाइज के बाद हमेशा फॉर आएगा, अप्लाई के बाद फार आएगा, ठीक है। आर्गू विद होता है, अराइव के बाद एट आता है, आस्क के बाद हमेशा फॉर आता है, बैक अवे के बाद फ्रॉम आता है, बैक के बाद अप आता है, ठीक है। बैक अवे के बाद फ्रॉम आएगा और बैक के साथ अप आएगा। बिलीव के साथ इन आता है, ठीक है। बिलोंग के साथ हमेशा टू आता है, ब्रेक के साथ हमेशा डाउन आता है, ब्रेक के साथ इनटू भी आ जाता है, ठीक है। ब्रेक आउट भी आता है, तो ब्रेक डाउन इनटू आउट दोनों आते हैं। ब्रिंग के बाद अबाउट आता है, ठीक है, और ब्रिंग के बाद अब भी आता है। कॉल के बाद फॉर आता है, कॉल के बाद ऑफ आता है, ठीक है। तो याद जैसे इसमें क्या याद रखना, कॉल के बाद अगर फॉर रहे और ऑफ रहे तो ही ये सही होगा। अब कॉल के बाद अप आ जाए, ठीक है, ऑन आ जाए तो हमेशा गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे केयर के बाद फॉर आता है, कैरी के बाद ऑन आता है, कैचअप के बाद विद आता है, चेक्ड के बाद हमेशा इन आता है, और चेक के बाद और आउट भी आता है। जैसे अंदर जा रहे हैं आप तो चेक इन और बाहर जा रहे हैं तो चेकआउट। चीयर के साथ हमेशा अप आता है, हम बोलते हैं ना कि चीयर अप करते हैं किसी को। कम के बाद एक क्रॉस आता है, कम डाउन के बाद विद आता है, कम अप के बाद भी विद आता है। तो कम डाउन हो चाहे कम अप हो, बाद में हमेशा विद आएगा, ठीक है। अगला है काउंट के बाद आएगा ऑन, और कट बैक के बाद आएगा ऑन, डील के बाद विद आएगा। डिसाइड के बाद ऑन आता है, डिपेंड के बाद भी ऑन आता है, ठीक है। डिसाइड और डिपेंड रहेगा तो उसके साथ ऑन आएगा। डाई के बाद हमेशा फ्रॉम आता है, डाई फ्रॉम। डिफर के बाद हमेशा फ्रॉम आता है, क्यों? जैसे आप डाई करोगे तो कहीं से, डिफर करोगे तो किसी से। ड्रीम के बाद ऑफ आता है, ड्रेस के बाद अप आता है, ड्रेस अप। ड्रॉप के बाद ऑफ आता है, ओ डबल एफ वाला ऑफ। इसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे ओ डबल एफ वाले ऑफ में और सिंबल ऑफ वाले में, ठीक है। जैसे ड्रॉप आउट के बाद ऑफ आएगा, तो जब ड्रॉप के बाद ऑफ आता है तो ओ डबल एफ वाला ऑफ आता है। ड्रॉप आउट के बाद जब ऑफ आता है तो सिंगल वाला एफ आता है, ठीक है। फेस अप के बाद हमेशा टू आता है, फॉल के बाद फॉर आता है, फॉल आउट के बाद विद आता। तो अब जैसे ये क्वेश्चन रहे, अब इसमें अक्सर लोग गलत कर देंगे, वो दे देगा अगर इरर वाला, तो जैसे फॉल आउट के बाद विद आएगा, लेकिन फॉल सिंगल रहेगा तो उसके साथ फॉर आएगा, तो सिंगल फॉल के साथ रहेगा फार और फॉल आउट के बाद रहेगा विद।
फाइट के बाद फॉर रहता है, फॉल के साथ जो है फिल के साथ इन रहता, आउट रहता, और फाइंड के साथ हमेशा आउट है, तो फाइंड आउट होता है। आपको एग्जाम में देगा फाइंड आउट के जब फाइंड अप दे देगा, यहीं पे एग्जाम में गलत हो जाता है। तो ये जो प्रीपोजिशनल वर्ब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी मैं पूरी PDF डाल ही दूंगा अपने उस पर, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाती है वर्ब के यूज। आपको लग रहा होगा जैसे जनरली आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, वो सब लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस लिख के प्रैक्टिस कराते हैं। आप उनके कोई भी सेंटेंसेस देख लेना, या मतलब आप भी प्रैक्टिस करेंगे, PYQ देख लें, जो भी आया है वो कहीं ना कहीं जो मैंने ये सब करा दिया ना इतनी देर में, क्योंकि मैंने अब मैं बनाने को तो मतलब इसी पे क्लास बना लाऊं, कम से कम एक एक जैसे रूल्स पे एक एक वाला जैसे लिख दिया, काउंट के बाद फॉर आएगा, आर्गू के बाद एग्री के बाद विद आएगा, इस पर मैं 4 4 सेंटेंस लिख के 1 1 घंटे की आपको मैं मतलब 25 30 क्लास दे दूँ इसी पे। मेरा तो व्यूज़ बढ़ेगा, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। और मुझे लगता है वो सब करने के बजाय अगर आप इन प्रीपोजिशंस को दिन भर में मतलब स्क्रीनशॉट लेके रख लें, आप रटते रहें, 20 25 बार इसको देख जाएं, आपके एग्जाम में जो 4 5 नंबर वर्ब के आते हैं वो यहीं से सही हो जाएंगे। इतना ही करने की ज़रूरत है। मैं मतलब फालतू का आपको ये रटाता रहूँ, 10 10 सेंटेंस कराता रहूँ, कोई मतलब नहीं उसका, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपको सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़नी, GK GS भी देख के जाना है, हिंदी भी पढ़नी है, मैथ भी लगानी है, तो सब कुछ करना है। इसलिए मैं मतलब आपको सिर्फ कट टू कट जिसको बोलते हैं वो वाली चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपका जल्दी से कम टाइम में रिवाइजन हो जाए, ठीक है। बाकी आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अभी मैं टेलीग्राम पे छोटी छोटी चीज़ें भी इंग्लिश की देता रहूँगा, कि जैसे कोई प्रश्न डाल दिया उसका आप लोग आंसर करें, या फिर मैं मतलब सिंगल जैसे पिक्स के रिवीजन, जैसे इसका मान लो आप ये पिक्स बन गई, ठीक है, ये पूरी पिक्स बन गई, इस टाइप की पिक्स वाली चीज़ें मैं उस पर अलग से डाल दिया करूँगा, ताकि आप लोग छोटी छोटी जैसे आपका जो ईडियम फ्रेज हो गया, मैं आपको एक साथ एक क्लास दूंगा ईडियम फ्रेज की, या फिर आपके एंटोनियम सिनोनियम हो गए, उनकी मैं पिक्स रिवीजन टाइप से आपका कराता रहूँगा उस पर, ठीक है। तो ताकि रोज़ मैंने मान लो 5 की 10 की ऐसे डाल दी कभी कभार, तो वो आप पढ़ लें, बहुत जो हाईली यील्ड वाली क्लास जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो वहाँ पे आप से वो सब चीज़ें, जैसे वो बर्डन नहीं लगेगा, रोज़ आपने 5 देख ली 10 देख ली, तो वो सब रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बताना आप लोग क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।